चलिए बच्चों, बेसिकली जो इसका लिटरेचर था वो 70% तक कंप्लीट है। अब जो 30% का है वो आउट ऑफ एकदम एनालिटिकल है, जिसकी मैं चर्चा यहाँ नहीं करूँगा। जितने भी इसमें केस बन सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं प्रैक्टिकली, वो सारे सिनेरियो मैंने आपके सामने डाल दिए हैं। एडजस्टमेंट इसमें ज़्यादा कुछ होते नहीं है, क्योंकि एडजस्टमेंट 110 में आएंगे। यहाँ पर सिंपल सिंपल और बेहद आसान आसान सी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है और उनको ही आपको रिजॉल्व करना है। ठीक है, आइए प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी इसकी। कुछ क्वेश्चंस निकालते हैं, क्योंकि मैंने ना ही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन करवाया आपके लिए, ना ही मैंने आपको डीमर्जर का क्वेश्चन करवाया आपके लिए। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और है जो कि मैंने आपको बताया था कि जब हम 103 पढ़ रहे होते तो हमें, मैं आपको दो चीज में शुरुआत से कंफ्यूजन नहीं करना चाहता। जैसे मान लो, क्योंकि आपको पता है बिजनेस कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऐसे भी हो सकता है कि ए और बी दोनों मिलकर के एक नई न्यू एंटिटी क्रिएट कर दी। ऐसा भी हो सकता है कि ए लिमिटेड ने अपना इन्वेस्टमेंट यानी जो कंट्रोल ले लिया है, किस पर बताओ, बी लिमिटेड पर। दोनों सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं। तो यहां पर आपका स्टैंडर्ड बोलता है, देखो यहां पर सिचुएशन है ए और बी दोनों मिलकर के सी बन गई, ऐसा हो सकता है। या ऐसा हो सकता है ए जाकर के बी में ऑब्जर्व हो गई। तो मुझे बताओ, यहां जब ए बी में जाके ऑब्जर्व होगी तो बी लिमिटेड बन जाएगी, बोलो है ना। यहाँ ए और बी दोनों मिल गई तो यहाँ पर सी लिमिटेड बन के आ जाएगी, बोलो यस और नो। यहाँ पर ए लिमिटेड अलग है और बी लिमिटेड अलग है। सिनेरियो को समझना, यानी कि इस पहले केस के अंदर, इस दूसरे केस के अंदर, तीसरे केस के अंदर बड़ा ही डिफरेंस दिख रहा है आपको क्लियरिटी के साथ। देखिए, यहाँ पर बोथ एंटिटी बेटा क्या हो गया बताओ, डिजॉल्व यानी कि लिक्विडेट हो गए, बोलो है ना। लिक्विडेट हो गई है। जब दोनों कंपनी लिक्विडेट हो गई तो आपको नहीं लगता इनके लिक्विडेशन के एंट्री भी डलनी चाहिए, बोलो है ना। क्योंकि बेसिकली 103 मेरी जो एंट्रियां हैं वो एक्वायरर की बुक में सिखाता है। एक्वायरर की बुक में क्या एंट्रियां होगी वो मैंने आपको सिखाई है। मैंने आपको एक्वायरी की बुक में क्या एंट्री होगी उसकी भी चर्चा नहीं की है। बात समझ में आ रही है। और ज्यादातर नहीं, 99% केस के अंदर आपके एक्वायरर की बुक में ही एंट्रियां करने को मिलेंगी, क्योंकि इस केस के अंदर 103 बेसिकली चर्चा उसी की करता है। लेकिन फिर भी आपके स्टडी मेट के अंदर यहाँ पर एक्वायरर और एक्वायरी दोनों की बुक्स में एंट्रियां दे रखी हैं, तो एंट्रियों को समझिए। एक्वायरर यानी कि जो सी लिमिटेड है, इस सी लिमिटेड की बुक में मैंने आपको एंट्रियां करना सिखा दी है। बी लिमिटेड की बुक में मैंने आपको एंट्रियां करने सिखा दी है। और यहाँ पर एक्वायरर कौन है बताओ, ए है। तो इसकी बुक में मैंने आपको एंट्रियां सिखा दी। मैं ऐसा कहूं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ द एक्वायरर इज ऑलरेडी डन, बोलो है ना, ऑलरेडी डन। मैं इसको ऑलरेडी डन करा चुका हूं। ठीक है ना, जितना मैं पॉसिबल कर सकता था यहाँ पर। बाकी हम जब रेगुलर बैच की बात करें तो वहां पर आराम से बातें चलती है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट ट्रैक है, या कह सकते हैं एक थोड़ा सा स्लो मूव पर थोड़ा सा रिविजन टाइप का है। चलिए, अब समस्या क्या है कि ए लिमिटेड बंद हो गई, बी लिमिटेड बंद हो गई, यहां पर ए लिमिटेड बंद हो गई, तो जो कंपनियां लिक्विडेट हुई हैं उस एंटिटी में एंट्री क्या डालेगी, बोला कुछ नहीं बेटा, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हमें बताओ क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो एंट्रियां जो हैं वो होंगी क्या, थ्रू थ्रू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट के। आपने पार्टनरशिप डिजोल्व पढ़ा है, बोलो है ना। जब पार्टनरशिप डिजोल्व होती है तो जो बुक होती है उसकी सारी असेट्स लायबिलिटी को हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में। फिर हमको पेमेंट रिकवरी जो करते हैं, जो रीपेमेंट करते हैं वो यहाँ करते हैं, और जो नेट ऑफ आता है हम उसको कैश बैलेंस में ले जाते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर देते हैं, बोलो है ना। ऐसे चलता है। सिमिलर प्रोसेस यहाँ पर भी है, बट उसकी मैंने अभी चर्चा नहीं की है, इसलिए बट थोड़ा माइंड में डालना चाहता हूँ कि ऐसा भी होगा यदि वो एक्वायरी की बुक में एंट्री डालना चाहता है कि जिस जो एक्वायरी एंटिटी है जो डिजोल्व हो गई है उस केस में क्या एंट्रियां होंगी, उसकी चर्चा अभी हमने नहीं की है, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेंगे, ओनली फॉर एक क्वेश्चन, उसका मुझे प्रोसीजर समझाना है कि किस तरीके से उसकी एंट्रियां होती हैं। होल्डिंग सब्सिडी के केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होल्डिंग सब्सिडी के केस में जब दोनों की दोनों एंटिटी एग्जिस्ट करती हैं तो कुछ नहीं है, जो एंटिटी में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस एंटिटी, उस बुक में हम एक इन्वेस्टमेंट दिखा देंगे, और जो हमारे पास एक्वायरर एंटिटी है उस एक्वायरर एंटिटी की बुक्स में ओनली फॉर कंसोलिडेशन बना डालेंगे। ठीक है ना। चलिए, अभी मुझे जो क्वेश्चन करवाना है वो करना है डीमर्जर से। एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज। इन केस ऑफ डीमर्जर,
डीमर्जर। ठीक है बेटा, आ जाओ सीधे। डीमर्जर के केस की एंट्री डालने से पहले दो चीज आप फिर वापस से एक बार समझ लो कि मैंने आपको सिंपली ये बात बताई है कि भैया डीमर्जर के केस में एंट्रियां किस तरीके से होंगी, और उन एंट्रियों को आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको पता लगेगा हल्का सा। ठीक है, चलिए, और देखिए क्या एंट्रियां होने वाली है। मैंने आपको दो सिनेरियो बताए थे इस केस के अंदर कि यदि आप पेमेंट किसको करते हो बेटा, एक्वायरर को। और थोड़ा सा बेटा भाई, मैंने बोला अभी एक्सीडेंट से उभरा हूं तो थोड़ा सा अभी मेरे ज्यादातर पैर को स्ट्रेट नहीं रख सकता, थोड़ा सा दिक्कत होती है इसमें। अ, इसीलिए क्लास को थोड़ा टुकड़ों में करने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम है आपके पास में, थोड़ा सा हमें भी दर्द तो लेना पड़ेगा। चलिए, मैंने बताया था कि हो सकता है कि एक केस ऐसा है, आपका जो पेमेंट है, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ डिमर्ज्ड एंटिटी, तो इसमें नो एंट्री, एंट्री नहीं होगी। और बी केस में ये था कि पेमेंट करना है आपको टू एंटिटी को, यानी एवीसी लिमिटेड को, जो एग्जांपल मैंने दिया था। यहां पर आप एज ए इन्वेस्टमेंट दिखाओगे एट नॉमिनल वैल्यू पर। ठीक है, दोनों केस आपको याद रखने हैं, तब जाकर हम क्वेश्चन को बढ़ा पाएंगे। आइए देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 18, ये सीएमए फाइनल का स्टडी मैट है। सीएमए फाइनल, ठीक है। इलस्ट्रेशन 18, हेडिंग डिमर्जर्ड बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल। कॉमन कंट्रोल तो होता ही है, जैसे मैंने आपको एवीसी लिमिटेड बताया था, एवीसी लिमिटेड है, इसका हमने एक डिवीजन एक्स वाई जेड में डाल दिया, तो यानी कि इसका भी कंट्रोल है और इसका भी कंट्रोल है। ठीक है, तो इसे कॉमन कंट्रोल की डेफिनेशन में लेकर के जाते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, भैया देखो हमारे पास एक एंटिटी है और इन्फॉर्मेशन है कि जेड लिमिटेड है जी टू डिवीजन एक्स है एक, और दूसरा है बाई। ठीक है, 31/3/21 को डिवीजन बाई एक्सट्रैक्ट द बैलेंस शीट, ये एक्स डिवीजन की बैलेंस शीट है, बाई की है, और ये टोटल बैलेंस शीट यानी कि हमारे पास जेड लिमिटेड की बैलेंस शीट है, ये टोटल है इसका। और सेग्रीगेटिव दे रखा है, नीचे लिखा हुआ क्वेश्चन में क्या, क्यू लिमिटेड ए न्यू कंपनी इन्फॉर्म टू टेक ओवर डिवीजन बाई। हमने इस बाई डिवीजन को स्प्लिट करके यहां तोड़ दिया। मैं ऐसा डायग्राम बना लूं, एक हमारे पास जेड लिमिटेड है, डायग्राम देखो एक बार के लिए, या इस डायग्राम को मैं इधर बना लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जेड लिमिटेड है, जेड लिमिटेड की एक्स डिवीजन है और बाई डिवीजन है। बाई डिवीजन को हमने स्प्लिट कर दिया, और इसको हमने बना दिया किसके अंदर बताओ, क्यू लिमिटेड के अंदर स्प्लिट कर दिया। तो ये हमारा रिजल्टिंग है, और ये डीमर्ज है। अब देखना ये है कि भाई अब इसमें पेमेंट किसको कर रहा है। बोल रहा है कि ठीक है, हमने इसको पेमेंट किया इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर, इक्विटी में पे किया है, 1 करोड़ इक्विटी दिए हैं, 10 रुपीज प्रीमियम, सॉरी 10 रुपीज का है, 15 पे दिया है। तो मैं ऐसे कह दूं 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाई होगा 15, तो 15 करोड़ का पेमेंट किया आपने, जिसमें से 10 करोड़ तो है नॉमिनल वैल्यू, और इसके अंदर बताओ क्या है, 5 करोड़ है प्रीमियम। तो मैं यहां लिख दूं, किसको दिया बताओ, पेमेंट टू शेयर होल्डर ऑफ अ बाई लिमिटेड। पहला केस का बताओ क्या है, इफ पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ जेड लिमिटेड ऑफ 1 करोड़ इक्विटी शेयर एट द रेट 15 ईच, देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। सिंपल सा मैंने बताया था, सारी बुक्स सारी असेट्स लायबिलिटी जाएंगी,
उसके हिसाब से देखिए। तो फटाफट फटाफट से, तो मैं यहां पर एंट्री डालूंगा, क्या लिखा बताओ, मैं पहला केस ले रहा हूं, सेकंड केस में भी होल्ड पे कर रहा हूं। पास जनरल एंट्री प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड। आपको बैलेंस शीट भी बनानी है, क्यू की भी बनानी है, और जेड की बनानी है। क्यू की बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यू की बैलेंस शीट में क्यों प्रॉब्लम नहीं है, कि जो चीज उसके पास आ रही है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगी, वहां की दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जेड की में, क्योंकि जेड का एक डिवीजन जा रहा है, तो रिमेनिंग ओनली फॉर बाई डिवीजन रहेगा। ठीक है, तो आओ फटाफट से एंट्री डालेंगे अपन लोग। एंट्री टी, ठीक है, केस यही है हमारे सामने। देखिए, मैंने क्या बोला, सारी असेट्स लायबिलिटी को डालोगे, ये रही बाई डिवीजन, तो ये असेट्स है, तो असेट्स से टू हो जाएगा, 2 PP। बताओ कितने से, 600 से। और प्रोविजन एज ए लाइबिलिटी जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितने का बताओ, 400 का। यही बताया था मैंने आपके, कोई असेट्स है उसके रेस्पेक्ट में कोई प्रोविजन दे रखा है, तो असेट्स को ग्रॉस वैल्यू पर ट्रांसफर करोगे, और वहीं प्रोविजन को एज ए क्रिएट सेपरेटली लाइबिलिटी के रूप में लेके जाओगे। असेट 300 की और है करंट असेट्स। आगे देखो मेरे पास हो गया, सॉरी 400, सॉरी बेटा, 400 की है, ये 400 की है, सॉरी 400 की है। आगे देखो, मुझे रिजर्व लेके जाने, डेबिट बैलेंस है, तो इसका मतलब यहां पर आएगा, डेबिट है ना, तो अदर इक्विटी कितने बताओ, 150 का। और बोरोइंग्स बताओ कितनी, 360 की। बोरोइंग 360 की। और इस करंट लायबिलिटी 390 की। फटाफट 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 करो, और निकालो बैलेंस, बैलेंस निकालो, बैलेंस फिगर निकालो, बैलेंस फिगर निकालो कितना आ रहा है, कराओ कराओ। 400 है ना ये, टोटल करो, 400, 800 प्लस 360 प्लस 390, 1500। ये कैसे हो सकता है। एक मिनट को ना बेटे, एक मिनट को, क्या कर दिया हम लोगों ने, मिक्स कर दिया क्वेश्चन हम लोगों ने। देखो, हम डेबिट किसको करेंगे, डेबिट करेंगे लाइबिलिटी को, तो पहले लाइबिलिटी साइड देख लो, ये रही लाइबिलिटी साइड, अदर इक्विटी भी जाएगा, लेकिन अदर इक्विटी का डेबिट बैलेंस है, तो ये क्रेडिट में जाएगा, तो मैं इसको अभी लिख देता हूं, टू अदर इक्विटी 150 का। बोरोइंग डेबिट होगा, बोरोइंग अकाउंट डेबिट कितने का बताओ, 360 का। इसके अलावा करंट लायबिलिटी ये भी जाएगी, करंट लायबिलिटी 390 का। ये खत्म हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो ये खत्म हो गया बैलेंस शीट। ऊपर आया पीपी, क्रेडिट होगा, कितने का, ग्रॉस वैल्यू जो 600 पर जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 400 का, लायबिलिटी है यहां जाएगी, 400 की। करंट एसेट 400 का नीचे जाएगा, बस हो गया, कुछ बचा नहीं है। इसको टोटल कर दो फटाफट से, ये हो गया 600 प्लस 400 प्लस 60 प्लस 90, 1150, और नीचे 1150, ठीक है, मैच कर गया। बीइंग बीइंग इमर्ज्ड बाय डिवीजन, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक कहानी? क्योंकि मैंने डायरेक्टली एक्स वाई जेड के होल्डर को पेमेंट किया तो एंट्री नहीं होगी, देखो लिखा है वहां था मैंने, होल्डर को पेमेंट किया तो एंट्री नहीं होगी, एंटिटी दिया है, होल्डर दिया एंट्री नहीं होगी। ठीक है, बैलेंस शीट बना दो। जेड लिमिटेड की, और यहां बना दो क्यू लिमिटेड की। क्यू लिमिटेड में दिक्कत है ही नहीं है, पीपी में नेट पे दिखा रहा हूँ सीधी अब, चाहो तो यहां दिखा दो लो 600 रुपए की, या और यही दिखा दो प्रोविजन 400 का। तो नेट ऑफ हो जाएगा ये। करंट असेट सेम यही आई है इसके पास, कोई कॉपी दिक्कत नहीं है, 400 का, तो 1000 हो रहा है। ठीक है, बाद में टोटल करेंगे अपन लोग। इक्विटी शेयर कैपिटल इसने रेज किया है 1 करोड़ का। अभी क्यू का छोड़ो आप लोग, पहले ये देखो जेड का, देखो आप जेड का देखो, जेड में कुछ नहीं बचा, सीधा सीधा आ जाएगा ये। बैलेंस शीट यहां से बनाएंगे आप लोग। चलिए, तो जेड लिमिटेड के अंदर जो बैलेंस शीट है वो एज इट इज होके आ जाएगी ये वाली। एज इट इज कॉपी होके आ जाएगी ये वाली। ठीक है, तो मैं आपको यही दिखा दूं, ज्यादा टाइम ना लगे तो। देखो, जेड लिमिटेड सेम एज इट इज कॉपी हो जाएगी ये। देखो, जेड लिमिटेड की 350 में कितना बचा, 50, और 300 ये बचा, 50 ये बचा, 350, टोटल 350। इधर देखो, और यहां पर बताओ क्या बचेगा। यहां पर तो दिक्कत है ही है, आपके सामने पता ही है क्या क्या बचे, बताओ। ये रहा। ठीक है, नीचे देख लो, इक्विटी 50 की, 250 अदर इक्विटी, ये 50 की, 350 का। ठीक है, क्यू लिमिटेड में एजिटी वो कॉपी हो जाएगा जो जो गया था। पीपी 200 रुपए की आई थी। गुडविल कौन सा वाला, ये वो वाला है जो भी जस्ट बता रहा था आपके लिए, कौन सा वाला, आपकी इक्विटी कैपिटल 10 की आएगी। कैसे बताओ, क्योंकि आपने 1 करोड़ रुपए की क्या खरीदे इक्विटी, तो 1 × 10 फेस वैल्यू है, तो 10 करोड़ का ये हो गया, तो इसी के रेस्पेक्ट में आपकी गुडविल क्रिएट हो जाएगी, तो यहाँ गुडविल और आ जाएगा 10 का, बस यही फर्क होगा इसमें। 10 का गुडविल दिखा दिया, 10 का कैपिटल बढ़ा दिया, इक्विटी जो डेबिट बैलेंस है वो पहले से पता है आपको, 360 390 एचटी कॉपी, सेम, कोई फर्क नहीं है आप, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना था, बस आपको वहां जा थोड़ा सा चेंज वहां करना था, किसमें, क्यू लिमिटेड में, वहां बस तुम्हें थोड़ा सा एक गुडविल का क्रिएशन होना था, क्योंकि आपने 1 करोड़ का 10 करोड़ का पेमेंट आपने किया है जे कंसिडरेशन, तो वहां जाएगा वो। ठीक है, दूसरे केस के अंदर देखो, दूसरे केस के अंदर देखो, दूसरे केस के अंदर और भी आसान है, क्या है बताओ। यदि आपने इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट किया है, इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट ना करके एंटिटी की किया है, तो आपने इन्वेस्टमेंट दिखाओगे, क्या दिखाओगे, इन्वेस्टमेंट, आ जाओ देखो, आप एक एंट्री एडिशन डालोगे, जो एंट्री डालोगे तो डालोगे डालोगे एक एंट्री और डालोगे इन्वेस्टमेंट वाली, बस रिकॉर्डिंग करने वाली। देखो, आपकी इन्वेस्टमेंट की रिकॉर्डिंग हो जाएगी, ये रही, और बताया था एट नॉमिनल पर आएगा, एट नॉमिनल पर आएगा।
बस यही है इसमें फर्क। और एक यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन का प्रॉफिट लॉस, यहाँ पर कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा एक। आपके एक एसेट्स क्रिएट और होगी, रिकॉर्ड होगी, क्योंकि आपने सीधा एंटिटी को पेमेंट किया है, तो एंटिटी ये मानेगी कि इतने का पैसा मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया किसमें, क्यू लिमिटेड के अंदर। तो वो आपका जेड लिमिटेड में एज इन्वेस्टमेंट दिखाया जाएगा, और वही फिगर आपका रिजर्व एंड सरप्लस का भी क्रिएट होगा, बैलेंस शीट फिगर निकलेगा ये ऑटोमेटिक। और बैलेंस शीट कोई फर्क नहीं आएगा, बस इसी गाइडेंस है, वहां गुडविल था, ये फाइनेंशियल एसेट्स एज ए इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे हम इसको, और वो रिजर्व का बैलेंस बढ़ जाएगा यहाँ पर आके, बस। और बाकी डेटा एज कॉपी, एट बुक वैल्यू, कॉपी, कोई चेंज नहीं करना आपको, कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज कॉपी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एज इट इज क्या हो जाएगा, कॉपी। आज ये टेक्निकल प्रॉब्लम दे रहा है बेटा सिस्टम, और थोड़ा सा पेन भी हो रहा है। ये आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल है, देखना पड़ेगा। अमालगमेशन है, अमालगमेशन में सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखनी है आपको क्या, कि एक एंटिटी एग्जिस्ट करेगी और एक एंटिटी क्या जाएगी, डिजॉल्व। ठीक है, तो आपने जो है तो उसमें देखोगे कहीं रिवर्स एक्विजिशन तो नहीं है, यदि इन एक्सचेंज ऑफ आपने इक्विटी में पेमेंट किया है तो वो चेक करोगे और आगे बढ़ाओगे। चेन होल्डिंग का क्वेश्चन 110 में करवाऊंगा। क्रॉस होल्डिंग कंपनी एक्ट इसके लिए मना करता है, पॉसिबल नहीं है। जिस पर मेरा कंट्रोल है, किसी एक एंटिटी मेरा कंट्रोल है, वो मेरे में कैसे खरीद सकते हैं, सोच के देखो ना आप। क्रॉस होल्डिंग को एग्जिस्ट क्यों नहीं करती है, इसने 80% पैसा लगा रखा है इसमें, और ये कह रहा है नहीं मैंने 20% इन्वेस्ट इसमें खरीद रखे हैं। यदि इसके पास इतने सारे पैसे होते इन्वेस्टमेंट करने लायक, तो इसमें ये क्यों लगाता, ये क्यों लगा रहा होता, समझ रहे हो। बाकी अकाउंटिंग बहुत आसान है, आप इसमें 20 यहाँ से हटा दोगे, 60 के साथ काउंटिंग करोगे। ठीक है, वो अलग प्रोविजन थे, अभी नहीं एग्जिस्ट नहीं करते, तो उसको हम अभी ध्यान नहीं रखेंगे, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। एक क्वेश्चन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का होगा, 21, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये हम आपको होमवर्क दे रहा हूँ। मैं बोला था अभी कुछ मेरा अभी एक्सीडेंट हुआ है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रखी है, मैं लंबी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से। बाकी आज मैं 2 से ढाई घंटे क्लास लेता, सब प्रैक्टिस और बढ़ाते। ठीक है, इसके साथ ही आपका स्टैंडर्ड खत्म होता है, और एक रियलाइजेशन का क्वेश्चन मुझे करवाना है, बस एक क्वेश्चन बचा हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा भी मेरा पेन होना स्टार्ट हो गया बेटा, तो थोड़ा आई एम सॉरी इस बात के लिए, और कोशिश करेंगे कि कुछ बाद रेस्ट करने बाद एक आपको नया लेक्चर आपको मिल जाएगा।